हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप किट यूट्यूब चैनल। तो गाइस हम टीएफए 2024 के सॉल्यूशंस कवर कर रहे थे और ये हमारा थर्ड पार्ट है, राइट। ऑलरेडी हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर सेक्शन ए के 21 से लेकर के 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस यहाँ पर आने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। और जो सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, उनकी जो वीडियोज हैं वो अपकमिंग रहेंगी। तो आप फिर स्टार्ट करते हैं इस सेशन के साथ। तो गाइस देखो, फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक फिजिक्स का है। देखो क्या गिवन है, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस वन। तो गाइस यहाँ पर हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल गिवन है। इफ द मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस वन एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस वन एंड द मास ऑफ द डी न्यूक्लियर। तो गाइस यहाँ पर एक डी न्यूक्लियर दे रखा है जिसका मास हमें यहाँ पर बोला गया कि ये द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द डी एटम इज गिवन बाय। तो गाइस देखो, ये जो एनर्जी है हमारे पास, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, ये बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है ना, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, उसकी जस्ट नेगेटिव होती है, ठीक है। तो अगर तुम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करते हो, ठीक है, तो वो -13.6 होती है अगर हम क्या लेते हैं, न्यूक्लियस को एट रेस्ट पे लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उससे हल्की सी छोटी है, यानी कि यहाँ पर मे बी क्या क्या को न्यूक्लियस को रेस्ट पे ना लेकर के उसको रिड्यूस मास में कन्वर्ट करवाया गया होगा उस मास को, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस होता है एंड उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो अगर हम न्यूक्लियस को क्या लेते हैं, न्यूक्लियस को अगर हम एट रेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास वहां पर रिड्यूस मास का कंसेप्ट नहीं आता है, सिर्फ हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस तरह से रोटेट कर रहा है, राइट। लेकिन अगर हमें टू बॉडी सिस्टम कंसिडर करें, ठीक है, कि हमारे पास अगर ये न्यूक्लियस भी मूव करने लग जाए, तो फिर हम यहाँ पर टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस कर लेते हैं यूजिंग द रिड्यूस्ड मास, ठीक है। रिड्यूस मास किस तरह से निकालते हैं, रिड्यूस मास गाइस हमारे पास होता है मास m1, जो पहला ऑब्जेक्ट है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास एक न्यूक्लियस होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। और अगर मैं एनर्जी के फॉर्म की बात करूं, तो एनर्जी की जो फॉर्म होती है हमारे पास, वो क्या होती है, nz² एंड डिवाइड बाय 8h², साथ में ε0² एंड साथ में n²। तो गैस ये हमारे पास एनर्जी की फॉर्म होती है, ठीक है। आगे नेगेटिव साइन भी होता है एनर्जी के लिए, लेकिन मेरे को यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए होता है, तो अपने पास यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। वैसे एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर ही है। तो जो हमारे लिए गाइस ये m है, यहाँ पर ये मास है, ठीक है। अब गाइस देखो, यहाँ पर जो ये मास है, अगर मैं यहाँ पर न्यूक्लियस को रेस्ट लेता हूँ एंड उसके अराउंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों को मूव मतलब कंसिडर करें कि दोनों ही हमारे पास मोशन में है, तो यहाँ पर रिड्यूस मास का कंसेप्ट आएगा एंड वहां पर फिर इस तरह का मास यूज किया जाएगा, ठीक है, राइट। तो इस तरह का यहाँ पर मास यूज किया जाएगा। जो हमारे पास म्यू होगा वो क्या होगा, हमारे पास एक न्यूक्लियस का मास मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन का मास डिवाइड बाय न्यूक्लियस का मास प्लस में इलेक्ट्रॉन का मास, इस तरह से, ठीक है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, किसकी बात करता हूं, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, फॉर हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करता हूं, तो अपने पास वहां पर जो रिड्यूस्ड मास हो जाएगा वो अपने पास क्या रहेगा, यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू कह सकता हूं मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, ठीक है। अब जो प्रोटॉन का मास है और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कैसा होता है, अगर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन की, तो गाइस ये 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेने को तुम इसको 1840 भी ले सकते हो, ठीक है, राइट। वो डिपेंड करता है कि तुम कैसे चल रहे हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको 1836 लेके चलता हूँ क्योंकि ये मोर एक्यूरेट वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन अप्रोक्सीमेशन अगर करनी होती है तो हम 1840 भी ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब काफी बुक्स के अंदर वैसी भी अप्रोच ली जाती है, ओके। तो अपने पास यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास यहाँ पर 1836 न्यूमरेटर में बन गया है एंड नीचे यहाँ पर 1836 एंड साथ में यहाँ पर +1 होगा, तो ये बनेगा 1837। नीचे आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊपर आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, तो एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये अपने पास आया 1836 डिवाइड बाई 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से क्या आ जाएगा, रिड्यूस मास आ जाएगा, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा, किसके लिए आ जाएगा, हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पर डी एटम के लिए निकालूं, वो डी एटम, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डी एटम के लिए देखें तो देखो क्या होगा, अभी डी एटम का देखो वेट कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3.344 इंटू 10⁻27। तो अगर तुम इस अमाउंट को देखो, क्या ये तुम्हें यहाँ पर ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटीन दिखाई दे रहा, ये तुम्हारे पास मास ऑफ प्रोटॉन है, क्या इसका डबल दिखाई दे रहा है, मतलब एग्जैक्टली डबल नहीं है लेकिन उसके आसपास है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे इसका क्या ट्वाइस है, तो इस मास को मैं कह सकता हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है। ओके, तो ये मैं यहाँ पर कंसिडरेशन ले रहा हूँ। तो अपने पास यहाँ पर जो रिड्यूस मास होगा सेकंड केस में, इसको मैं म्यू डी के साथ डिनोट कर देता हूँ, इसको मैं म्यू एच के साथ डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोजन का रिड्यूस मास हो गया और यहाँ पर मैं डी एटम का कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या आएगा अपने पास यहाँ पर 2 मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। ठीक है, तो अब ट्वाइस करेंगे 1836 का, तो 1836 का गाइस ट्वाइस करने पे देखो हमें क्या मिलेगा। अगर इसका हम यहाँ पर ट्वाइस करते हैं तो देखो गैस हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो गैस ये हो जाएगा 3672। कितना हो जाएगा? 3672 हो जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर आ गया इस तरह से, है ना, एंड डिवाइड बाय क्या आएगा, इसके अंदर +1 होगा तो 3673 एंड साथ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये ऊपर नीचे कटेगा इस तरह से, तो अपने पास यहाँ पर आया 3672 डिवाइड बाय 3673, साथ में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा न्यूमरेटर में इस तरह से। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पर म्यू डी, राइट, यानी कि रिड्यूस मास डी एटम के केस में। अब हमारा काम क्या था? हमारा काम था आयनाइजेशन एनर्जी निकालना, राइट, डी एटम के लिए। हाइड्रोजन की गिवन थी, डी एटम के लिए निकालनी थी। अब गाइस देखो जो आयनाइजेशन एनर्जी है तुम्हारे पास, या हमको आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस्ड मास के, इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल लूं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एंड डिवाइड बाय डी एटम का पोटेंशियल लूं, तो ये अपने पास क्या होगा, रिड्यूस मास ऑफ H डिवाइड बाय रिड्यूस मास ऑफ डी एटम। तो अगर मेरे को यहां से ईडी निकालना होगा, अगर मेरे को यहां से ईडी निकालना होगा तो वो क्या आएगा, म्यू डी डिवाइड बाय म्यू एच एंड मल्टीप्लाई बाय ई एच, इस तरह से। तो इसको जो सोल्व करा दो तुम्हारा काम यहां पर हो जाएगा। तो अगर तुम म्यू डी की बात करते हो तो ये है म्यू डी की वैल्यू। ठीक है, 3672 डिवाइड बाय 3673 एंड साथ में म्यू एच आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, यानी कि 1836 नीचे आएगा, 1836 नीचे आया एंड 1837 ऊपर जाएगा इस तरह से। ठीक है, राइट। और यहाँ पर दोनों में क्या थे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। इसमें न्यूमरेटर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें डिनोमिनेटर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कट जाना है। एंड साथ में आएगा यहाँ पर EH की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है हमें हाइड्रोजन एटम का 13.598, तो EH की वैल्यू में दे रखी है 13.598 इस तरह से। बस इसको यहाँ पर सोल्व करा दो, तुम्हारा काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर सोल्व करा दो, तुम्हारा काम यहाँ पर हो जाएगा। तो आओ इसकी वैल्यू को जरा फाइंड कर लिया जाए। ठीक है, जस्ट कैलकुलेटर निकाल लेते हैं एंड इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो गाइस ये हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, अपने पास क्या है 3672 है ना, मल्टीप्लाई बाय 1837 है, डिवाइड बाय क्या अपने पास 3673 है, एंड साथ में गाइस हमारे पास यहाँ पर डिवाइड बाय है 1836 है। ओके, तो ये अपने पास यहाँ पर है 0.909999। ओके, तो समथिंग ये कुछ गाइस आई गेस मैंने कुछ गलती की है, क्यों, सॉरी गाइस यहाँ पर मैं एक्चुअली एक टाइपिंग एरर हो गया, सॉरी। तो गाइस ये अपने पास यहाँ पर निकल गया 1.000272 मल्टीप्लाई बाय 13.598। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर निकल के आई है। इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं जरा, तो मल्टीप्लाई कराते हैं 13.598 के साथ। तो गाइस ये अपने पास यहाँ पर आई है 13.601, ठीक है, 7। तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पर वैल्यू निकल के आ चुकी है ईडी की। ठीक है, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल हमने यहाँ पर निकाल लिया है ना, फॉर द डी एटम। तो देखो अपने पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच करता है, अपने पास क्या है 13.6017 आया है। तो गाइस अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर दूंगा तो इसको मैं कह सकता हूं कि अपने पास है 13.602 के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0.59 है, 0.59 है, और यहाँ पर तो 27 ही चला गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस्ट मैच हो रहा है वो अपने पास यहाँ पर ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से गाइस हमें यहाँ पर क्वेश्चन करना था। तो अगर हमें ये पता था कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, वो रिड्यूस मास के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, जस्ट सिंपल रिड्यूस मास के ऊपर ही क्वेश्चन था हमारा। ओके, एंड आई होप कि क्वेश्चन यहाँ पर सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अभी मूव करते हैं गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और तो गाइस देखो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या गिवन है, कंसिडर अ स्पेसशिप S of length L is moving realistically in the x direction with the speed vx। तो गाइस यहाँ पर एक स्पेसशिप गिवन है जो कि x डायरेक्शन मूव कर रही है with the speed vx related to an inertial frame f as shown in the figure। तो गाइस हमारे पास यहाँ पर एक inertial frame f गिवन है। ओके, राइट। इसके बाद क्या है, इन s
एस गाइस यहाँ पर जो फ्रेम बोल रहा है वो स्पेसशिप को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पर एफ फ्रेम है जो कि हमारा रेस्ट पर है, और एक हमारे पास स्पेसशिप मूव कर रही है विद स्पीड वीएक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस फ्रेम है वो एक मूविंग फ्रेम है यहाँ पर, ओके। उसके बाद क्या है, बल्ब इज प्लेस एट द लेफ्ट हैंड। तो गाइस हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट ए है लेफ्ट हैंड, राइट, इसके ऊपर एक बल्ब प्लेस किया गया है, और एक डिटेक्टर है हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड के ऊपर, ओके। इसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, What is the time taken for light to travel A to B? तो A से B तक जाने में कितना टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब टाइम कितना लगेगा, ठीक है, इन फ्रेम एफ। तो हमें यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एफ बताना है कि कितना टाइम हमें यहाँ पर लग रहा होगा। तो गैस हमें यहाँ पर निकालनी है डेल्टा टी की वैल्यू। तो डेल्टा टी क्या होगा, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड डिवाइड बाय जो हमारे पास यहाँ पर स्पीड होगी। अब गैस देखो, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना वो हमारे पास इनवेरिएंट होती है, राइट। सभी इनिशियल फ्रेम में उसकी स्पीड जो रहती है वो सेम रहती है 3 × 10⁸। तो हमारे पास जो बल्ब से यहाँ पर लाइट निकल रही है, जैसे मैं एस फ्रेम में देखूं या फिर मैं एफ फ्रेम में देखूं, उसकी स्पीड सेम रहेगी, ठीक है, 3 × 10⁸। तो मेरे को जस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, कि एफ फ्रेम के विद रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस होगा एंड डिवाइड बाय सी कर देंगे। एंड एक चीज और, यहाँ पर जो ये डेल्टा एक्स है ना, जो डेल्टा एक्स है यहाँ पर, ये तुम्हारे पास इसकी अपेरेंट लेंथ नहीं होगी, ठीक है। मतलब एक डाउट आया था एक स्टूडेंट का मेरे पास कि अपने पास यहाँ पर इसका ऑप्शन बी करेक्ट क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी अपेरेंट लेंथ हो जाएगी एल इंटू में 1 - vx² डिवाइड बाय सी स्क्वायर एंड डिवाइड बाय हम स्पीड ऑफ लाइट कर देते, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाना चाहिए इसका। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो हमारे पास जो मेजरमेंट हम करते हैं किसकी, अपेरेंट लेंथ की, तो यहां से लेकर यहां तक हम सेम टाइम पे देखते हैं, ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को हम सेम टाइम को पर देखते हैं, तो वहां पर डेल्टा टी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तब डेल्टा टी तुम्हारे पास 0 होता है उस टाइम पर ए से बी तक का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है तुम्हारे पास, वहां पर अपेरेंट लेंथ होती है, ठीक है, राइट। लेकिन यहां पर ऐसा केस नहीं है, यहां पर तुम्हारा डेल्टा टी 0 नहीं है, वो आफ्टर सम टाइम टी वहां पर रीच करने वाली है, ठीक है। तो यहां पर वो वाला डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होने वाला, उससे अलग डिस्टेंस है, राइट। फिर कैसे लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से लिखेंगे, ओके। तो देखो वो क्या होता है, हमारे पास गाइस जो डेल्टा एक्स होता है वो अपने पास यहां पर होगा क्या, डेल्टा एक्स डैश प्लस में वी एक्स आएगा एंड साथ में डेल्टा टी डैश आएगा एंड मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, गामा आएगा, इस तरह से। जहां पर गामा में पता है कि क्या है, लोरेंट्ज फैक्टर है, जिसकी वैल्यू आएगी 1 - में वी एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाय सी स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अब गाइस अगर मैं डेल्टा एक्स डैश की बात करता हूं तो ये अपने पास क्या डिस्टेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी में विद रिस्पेक्ट टू स्पेसशिप। जो गाइस यहाँ पर ये डैश वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, डेल्टा एक्स डैश सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेसशिप, है ना। तो वो अपने पास स्पेसशिप के विद रिस्पेक्ट टू में, यानी कि हम स्पेसशिप में खड़े होकर ही ए और बी के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो वो उसकी प्रॉपर लेंथ आने वाली है, क्योंकि हम स्पेसशिप के रेस्ट फ्रेम में चले गए, ठीक है। तो डेल्टा एक्स डैश की वैल्यू यहां पर होने वाली है एल। ऐसे अगर मैं यहां पर डेल्टा टी डैश की वैल्यू की बात करता हूं तो वो अपने पास आएगा डेल्टा एक्स डैश एंड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास यहां पर है एल एंड डिवाइड बाय सी, तो ये आ गया डेल्टा टी डैश। और डेल्टा टी डैश क्या है, जो टाइम लगेगा लाइट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में विद रिस्पेक्ट टू स्पेसशिप, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम है ए से बी तक का ही है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू स्पेसशिप है, एंड हमें निकालने के लिए बोला गया था विद रिस्पेक्ट टू एफ फ्रेम। तो यहां पर हम विद रिस्पेक्ट टू एफ फ्रेम निकालेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम है, यानी कि स्पेसशिप वाला फ्रेम, ओके। तो अब डेल्टा एक्स की वैल्यू को यहां से पुट करा लो, तो अपने पास आएगा डेल्टा एक्स डैश प्लस में वी एक्स, साथ में डेल्टा टी डैश एंड साथ में आएगा गामा एंड डिवाइड बाय सी आएगा, इस तरह से। अब इनकी वैल्यूज को यहां पर पुट करवाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो डेल्टा टी अपने पास यहां पर क्या आएगा, देखो डेल्टा एक्स डैश की वैल्यू कितनी है अपने पास यहां पर, कैपिटल एल, फिर प्लस में वी एक्स आया, फिर डेल्टा टी डैश की वैल्यू कितनी है, एल बाय सी, तो एल बाय सी पुट किया, साथ में गामा, गामा की वैल्यू कितनी होती है, गाइस सॉरी माय बैड, ये मैंने गलत लिख दिया, ये गामा की वैल्यू 1 डिवाइड बाय होगी, ठीक है, सॉरी गाइस माय बैड, ये 1 डिवाइड बाय दिस फैक्टर होगा, ठीक है, ओके। तो यहां पर आएगा 1 डिवाइड बाय अंडर रूट में 1 - में वी एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाय सी स्क्वायर, इस तरह से, है ना। एंड यहाँ पर डिवाइड बाय सी भी है, इस तरह से। तो ये अपने पास यहाँ पर बनेगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट्स हमारे पास यहाँ पर किस तरह के आते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पर मैं एल को कॉमन निकालता हूँ बाहर, ठीक है, न्यूमरेटर में, तो अपने पास आएगा 1 + वी एक्स डिवाइड बाय सी, इस तरह से, एंड डिवाइड बाय अपने पास यहाँ पर एक सी है, और यहाँ पर ये अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो अपने पास आएगा यहाँ पर 1 - में वी एक्स बाय सी, 1 + में वी एक्स बाय सी, इस तरह से। तो वी एक्स बाय 1 + वी एक्स बाय सी नीचे भी है एंड ऊपर भी है,
ठीक है, बस नीचे अंडर रूट में, ऊपर उसकी पावर में 1 है जस्ट। तो अपने पास यहाँ पर जो फैक्टर बनेगा ये, ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू आएगी डेल्टा टी की ऊपर नीचे काटने पर वो क्या आएगी, L/C, एंड साथ में न्यूमरेटर में आएगा ऊपर प्लस साइन 1 प्लस VX/C, 1 प्लस VX/C एंड डिवाइड बाय 1 माइनस में VX/C, इस तरह से। तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो एक में 1 प्लस है, ओके। तो गाइस यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है ये हमारे पास यहाँ पर उसके साथ मैच हो चुका है। L/C है, अंडर रूट में 1 प्लस VX/C डिवाइड बाय 1 माइनस VX/C, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम है विद रिस्पेक्ट टू एफ फ्रेम, ठीक है। तो ये अपने पास है टाइम टेकन विद रिस्पेक्ट टू एफ फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू एफ फ्रेम। तो ये हमने यहां पर कैलकुलेट कर दिया है इस तरह से, ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, तो इस तरह से गाइस हमें यहाँ पर इसकी कैलकुलेशंस को करना था। एंड आई होप कि क्वेश्चन यहाँ पर सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। ओके, अब गाइस वैसे देखा जाए ना, ये वाला जो क्वेश्चन मैं 2024 वाले बैच में नहीं करवाया था, लेकिन जो 2023 वाला बैच है ना उसके अंदर मैंने सेम क्वेश्चन करवा रखा था, ठीक है। ओके राइट, अब जैसे तुम्हारे में ईएमटी में वो क्वेश्चन आया था जो हमने फर्स्ट लेक्चर था ना उसका जो लास्ट क्वेश्चन था, राइट, वो 2 स्फीयर वाला, वो स्फीयर को हमने ब्रेक किया था यहाँ पर बीच में से। ये वाला सेम क्वेश्चन मैंने 2024 वाले बैच को कराया था, ठीक है, 23 में नहीं कराया था, राइट। वो ये कि एक आधा क्वेश्चन नया हो जाता है, एक आधा कम हो जाता है, तो उसके चक्कर में एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो ये चीजें स्टैंडर्ड है, ठीक है, राइट। यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं एग्जाम्स में इन कंसेप्ट के ऊपर, ओके, राइट। लेकिन हमने बाकी सारी चीजें पढ़ी थी, राइट। ओके, आई होप कि अब ये क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गाइस आगे की नेक्स्ट चीज के बारे में। तो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। अब गाइस देखो जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये तुम्हारा जैम के सिलेबस के बाहर है और न्यूक्लियर फिजिक्स का ये हमारा क्वेश्चन है। आओ देखते हैं कि इसको हमें यहाँ पर किस तरह से करना है। तो देखो क्या गिवन है, बीम दे रखी है न्यूट्रॉन्स की इज इंसिडेंट नॉर्मली अपॉन अ थिक शीट ऑफ कैडियम, द मास डेंसिटी ऑफ कैडियम इज दिस वन। तो गाइस हमें यहाँ पर कैडियम की मास डेंसिटी दे रखी है। द एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन ऑफ द न्यूट्रॉन on cadmium nuclei is this one, the atomic weight of cadmium is known to be this one, you may take Na हमारे पास क्या गाइस एवोगाड्रो नंबर है यहाँ पर ये, ठीक है। at what depth is the intensity of the beam reduced by factor 1/e। तो ऐसे हमें यहाँ पर ये बताना है कि किस फैक्टर मतलब कितनी डेप्थ के बाद हमारे पास जो बीम की इंटेंसिटी है वो 1/e के फैक्टर से हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमें यहाँ पर बताना है एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पर जो इंटेंसिटी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, राइट। जो इंटेंसिटी हमारे पास यहाँ पर वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो करेगा हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर। आफ्टर ऑल देखो जो हमारे पास यहाँ पर बीम दे रखी है उसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स ही तो है न्यूट्रॉन्स के, है ना। तो यहाँ पर जो उनके नंबर है, राइट, उसका गाइस हमारे पास एक रिलेशन होता है। देखो कैसा, हमारे पास गाइस यहाँ पर एक रिलेशन है del n बाय del x, ठीक है, इज इक्वल टू -n सिग्मा, ठीक है। ये हमारे पास गैस किस चीज का फॉर्मूला है, जो हमारे पास लेफ्ट साइड में है ना, ये हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, जो del n बाय del x की जो टर्म है हमारे पास यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं कैडियम के अंदर, तो कैडियम के अंदर जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो वो जाते जाते वहां पर वो खत्म हो जाएगी, वो अंदर तक उसको मतलब बेसिकली ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी देखा जाए तो, ठीक है, उसके आर पार नहीं चली जाएगी वो, ठीक है, तो उसके अंदर वो एब्जॉर्ब होकर के रह जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर उस रेट को बता रहा है कि हमारे पास जो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं पर यूनिट लेंथ, तो ये उसके बारे में यहाँ पर फॉर्मूला बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी के फैक्टर्स क्या हैं, जैसे कि एन, स्मॉल एन और सिग्मा। तो गैस यहाँ पर जो कैपिटल एन है ये हमें बता रहा है कि उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर या उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, जहां पर अभी हम हैं वहां पर कितने नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर बता रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट, ठीक है, जहां पर हम इसकी रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, जहां पर हम ये रेट देख रहे हैं, इस रेट को जहां पर हम देख रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह पर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट है, ये जस्ट उसको हमें यहाँ पर बता रहा है। अब ऐसे गाइस हमारे पास यहाँ पर स्मॉल एन भी है, ठीक है। स्मॉल एन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गाइस हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कैडमियम एटम्स
एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल एन। अब इसी तरह से यहाँ पर सिग्मा बचा। सिग्मा गाइस हमारे पास यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो गाइस ये हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारे पास ये रेट डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमें जस्ट यहाँ पर क्या करना है, इन्हीं की वैल्यूज को यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है ताकि हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। ओके, तो देखो यहाँ पर इसको किस तरह से डील किया जाएगा। ओके, तो आप फिर यार सोल्व करना इसको शुरू करते हैं, देखते हैं कि अपने पास यहाँ पर क्या कुछ दे रखा है। तो आप फिर करते हैं शुरू करना सोल्व। तो डेल एन बाय डेल एक्स है हमारे पास, है ना। तो अगर मैं एन को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं, ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर बचेगा क्या, सिग्मा, एंड साथ में क्या बचेगा यहाँ पर, जो डेल एक्स था इसको मैं राइट साइड में ले गया एंड यहाँ पर स्मॉल एन एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो स्मॉल एन है अपने पास यहाँ पर, सिग्मा है एंड साथ में dx आएगा इस तरह से। तो ये अपने पास यहाँ पर चीज बचेगी। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट करा देता हूँ। तो अपने पास यहाँ पर आएगा log n इक्वल टू माइनस में n सिग्मा एंड साथ में x आएगा यहाँ पर हमारे पास इस तरह से। ओके, अब लिमिट्स पुट की जाएंगी। क्या पुट की जाएंगी, यहाँ पर लिमिट्स पुट की जाएंगी। कैसे करते हैं लिमिट पुट्स, देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन x के ऊपर डालो सीधा, कि एट x इक्वल टू 0 हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है n नॉट, राइट। अगर हम पेनिट्रेट कर चुके हैं x डिस्टेंस तो वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट है n, ठीक है, राइट। तो यानी कि आउटर सरफेस के ऊपर हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो है n नॉट, और जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे कम होते जाएंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, अभी यहाँ से आएगा n इक्वल टू n नॉट, राइट, साथ में आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस में n सिग्मा x इस तरह से। तो लिमिट्स को पुट कराने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये इस तरह से की चीज आ जाएगी। अब इसके बाद गैस अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो स्मॉल एन है ना, इस स्मॉल एन की वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं ताकि हम यहाँ पर इसको बाद में पुट करवा पाए एंड प्रॉब्लम को सोल्व करवा पाए, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर इन टर्म्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो पहले निकाल रहे हैं यहाँ पर स्मॉल एन की वैल्यू। तो स्मॉल एन अपने पास क्या था, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यही था, ठीक है। इसको हमें यहाँ पर निकालना है। तो इसको देखो यहाँ पर किस तरह से निकाला जाएगा। अगर मैं बात करता हूं मास ऑफ कैडियम की, ठीक है, मास ऑफ कैडियम की, ठीक है, तो मास कैसे निकाल सकते हैं हम, रो इनटू में वॉल्यूम करके निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उसकी डेंसिटी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अगर मेरे को यूनिट वॉल्यूम लेनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम को क्या कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो अपने पास जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है वो क्या आ जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो अपने पास आ जाएगा सिंपली रो, बेसिकली डेंसिटी है जस्ट रो, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा, मेरे को पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए भाई, चीजें क्या चाहिए मुझे, पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, राइट। तो अपने पास जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है कैडियम का वो आएगा अपने पास यहाँ पर कितना, रो निकल करके। ओके, क्लियर, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालने हैं, ठीक है। अब क्या हमें कैडियम के एक एटम का वेट पता है, तो मास ऑफ 1 कैडियम एटम, मास ऑफ 1 कैडियम एटम कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा। अगर मेरे को एक का मास पता है, मतलब मेरे को अगर क्या पता है, इसको ऐसे नहीं गाइस, इसको ऐसे नहीं, देखो गाइस हमें क्या करना है, हमारा यहां पर जो गोल है वो क्या है, हमारे पास जस्ट एक मिनट गाइस, हमें यहां पर क्या निकाला था, हमें निकाला था नंबर ऑफ कैडियम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाला है ना हमें, और हमारे पास यहाँ पर मास ऑफ कैडियम हमने देखा पर यूनिट वॉल्यूम की हमारे पास क्या है। ओके, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर ये देख लूं कि हमारे पास मास ऑफ 1 कैडियम एटम कितना है, तो उसको अगर मैं डिवाइड करा दूं तो मेरा काम चल जाएगा, है ना। ओके नाइस। तो गाइस देखो हमें यहाँ पर क्या दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पर क्या चीज हमें दे रखी है, हमारे पास ना यहाँ पर एटॉमिक वेट दे रखा है कैडियम का, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, एटॉमिक वेट दे रखा है कि भाई अपने पास इतना होता है। तो ये हमें यहाँ पर मोल गिवन है। अब पर मोल के अंदर तो काफी सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वेट ऑफ कैडियम दे रखा है पर मोल। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं एवोगाड्रो नंबर के साथ डिवाइड करा दूं, उस जो गिवन मास है हमारे पास उसको अगर मैं एवोगाड्रो नंबर के साथ डिवाइड करा दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एटम का मास आ जाएगा, और वही मुझे चाहिए, एक एटम का मास, ठीक है। क्यों चाहिए एक एटम का मास, क्योंकि देखो हमारे पास ये मास है पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये मेरे पास मास है उस वॉल्यूम का, ठीक है, और डिवाइड बाय एक एटम का मास, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स जो है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर देखो कभी कभी ना इतनी सिंपल चीजों में भी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है।
नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम हमें निकालना है। तो अपने पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम हमें निकालना है, तो यहाँ पर मेरे पास ये मास रहा कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है डिवाइड बाय एक एटम का मास कितना है, तो m डिवाइड बाय na इस तरह से आ जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर जो स्मॉल n की वैल्यू है वो अपने पास बन जाएगी रो na डिवाइड बाय कैपिटल M, इस तरह से ऐसे। तो स्मॉल n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ये रही। डेंसिटी में क्वेश्चन में गिवन है, एवडो नंबर हमें पता है, कैपिटल M की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ से स्मॉल n को इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से स्मॉल n को इजिली निकाल सकते हैं। निकालने के यहाँ पर अलग से पहले आओ निकाल लेते हैं। तो रो की वैल्यू गाइस हमारे पास कितनी है क्वेश्चन में, देखो भाई क्वेश्चन में रो की वैल्यू 8.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास ये वैल्यू है। फिर Na की वैल्यू देखो भाई, Na की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास है 3.02 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट मोल, ये हमें शो करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मास है m। अब इसकी मास क्या दे रखा है, देखो भाई जो हमारे पास मास दे रखा है वो दे रखा है 11240। ठीक है, 11 क्या दे रखा था 112.40 के इस तरह से, और ये भी यूनिट ग्राम में दे रखी है। तो ये वाला जो ग्राम है और ये वाला जो ग्राम है हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, राइट। तो इस तरह से गाइस हमारे पास यहाँ पर चीजें रहने वाली हैं। ओके, क्लियर। ठीक है भाई, तो अभी हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास पर सेंटीमीटर क्यूब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, वो हम इधर से निकाल लेंगे। तो जस्ट कैलकुलेशन कर लो एंड देख लो कि हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आ रहा है। तो आओ कैलकुलेशन कर लेते हैं जरा एक बार इसकी। तो कैलकुलेटर निकालते हैं एंड इसकी कैलकुलेशंस को करते हैं। तो गैस देखो हमारे पास यहाँ पर है 8.6 है ना, 8.6 है, मल्टीप्लाई बाय 6.022 है एंड डिवाइड बाय क्या अपने पास 112.40 है। तो अपने पास यहाँ पर आया ये 0.46 है, राइट। एंड ये हमारे पास पर सेंटीमीटर क्यूब है इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब है। ओके ओके, तो अपने पास यहाँ पर इस तरह की ये चीजें रहेंगी। एन की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है। तो इतने नंबर ऑफ कैडमियम एटम्स है हमारे पास पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.460। डन। अब इसके बाद गाइस हमें क्या करना है, हमारे पास हमारा जो काम था वो हमें करना था ये कि हमारे पास बोला गया था कि हमारे पास कितनी डेप्थ के अंदर, ठीक है, कितनी अंदर जाने के बाद हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो 1/e टाइम्स कम हो जाएंगे। तो ये हमें यहाँ पर बोला गया था। तो n की जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी, n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस में सिग्मा nx था इस तरह से, करेक्ट। तो अब यहाँ पर n नॉट से n नॉट कट जाएगा, है ना। तो अपने पास यहाँ पर आएगा e-1 इज इक्वल टू e माइनस सिग्मा nx इस तरह से। तो यहां से अपने पास आ गया सिग्मा nx इज इक्वल टू 1। तो यहां से x की वैल्यू को हम कह सकते हैं क्या आ चुकी है, 1/n सिग्मा आ चुका है। तो ये हमें पता चला यहाँ पर फॉर्मूला। ठीक है, कि हमारे पास कितनी अंदर तक वो जा चुका है, कितने अंदर तक वो पेनिट्रेट कर चुका है, तब उसके अंदर 1/e टाइम्स ऑफ पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं। ठीक है, मतलब राइट। तो ये अपने पास है यहाँ पर जो फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 1/e टाइम्स हो चुके हैं, बाकी के एब्जॉर्ब हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एब्जॉर्ब की मैं बात करूं तो वो कितने हो चुके हैं, वो गाइस अपने पास हो चुके हैं n माइनस n बाई, मतलब n नॉट माइनस n नॉट बाई ई। तो इतने एब्जॉर्ब ऑलरेडी हो चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो है n नॉट डिवाइड बाई ई। इतना अमाउंट अभी बचा है और ये एब्जॉर्ब हो चुके हैं। ओके, ठीक है। तो अब जैसे हमें यहाँ पर x की वैल्यू को निकालना है, तो अपने पास क्या आएगा 1 डिवाइड बाई n। n की वैल्यू कितनी निकाली हमने यहाँ पर, n की वैल्यू आई थी 0.460। ठीक है, और ये पर सेंटीमीटर क्यूब है, बस हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो सिग्मा है जो कि हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो उसको देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली गिवन होगा सिग्मा की वैल्यू। तो गाइस ये दे रखी है हमें यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर ही हमें यहाँ पर गिवन है, तो हमें इस चीज की भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। ठीक है, तो कितना दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻20 दे रखा है। 2.5 इंटू में 10⁻⁻20 बोला ना इन्होंने, राइट। 2.5 इंटू 10⁻⁻20 इस तरह से। तो बस अब इसको सोल्व करा दो, देख लो कि तुम्हारे पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आती है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या है 1 डिवाइड बाय 0.460 है
है ना, एंड डिवाइड बाय 2.5 भी है, तो अपने पास यहाँ पर बचेगा एक 0.869, राइट। और साथ में 10 की पावर -20 भी बैठा है। एक गाइस, एक मिनट, हमने कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना वैसे? हमने एवोगाड्रो नंबर, गाइस हमने ये वाली पावर कंसिडर नहीं की एक्चुअली। मैं भी वो सोचा कि यहाँ पर 10 की पावर 20 बचा ना ये वाला, तो आंसर वो गलत हो रहा था अपने पास, है ना। तो अपने पास यहाँ पर जो आएगा 10 की पावर 23 है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो यूनिट्स रखी थी ना ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शन के अंदर यूनिट नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, एफएम, और यहाँ पर भी फर्मीमीटर, तो हमें यहाँ पर छोटी छोटी यूनिट से रखी हैं। और हमारे पास यहाँ पर जो अभी फिलहाल आ रहा था इधर से, वो 10 की पावर 20 मल्टीप्लाई होकर के आ रहा था, ठीक है। तो यानी कि कहीं तो गलती थी, तो वो वहां पे मेरे को पता चला कि गलती हो गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हम यहाँ पर 10 की पावर 23 को कंसिडर करना ही भूल गए। तो अपने पास यहाँ पर 10 की पावर 23 के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा, ओके। 10 की पावर 23 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास इस तरह से, बाकी सब सेम है, बस यहाँ पर ये फर्क आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साथ में 10 की पावर 23 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर ओवरऑल 10 की पावर -3 बचेगा इस तरह से, ऐसे, ओके। तो इसको हम यहाँ पर लगभग वैल्यू जो कह सकते हैं, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑप्शंस में कैसी दे रखी है वैल्यूज, ओके। माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस इसको माइक्रोमीटर में हम चेंज करा सकते हैं, तो माइक्रोमीटर में तो मैं इसको चेंज कराऊंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, तो इसको मैं यहाँ पर माइक्रोमीटर के अंदर चेंज कराऊंगा तो गाइस इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी, अपने पास आएगा गाइस ये 869 इंटू 10 की पावर -6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब था और ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो हमारे पास यहाँ पर जो यूनिट बचेगी वो सेंटीमीटर बचेगी, ठीक है। तो इसको मीटर में चेंज करा लो, तो मीटर में चेंज कराओगे तो अपने पास यहाँ पर क्या बनेगा, 8.69 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 8.69 बन जाएगा, ठीक है। तो 8.69 माइक्रोमीटर बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये इस तरह से 8.69 माइक्रोमीटर, जिसको हम यहाँ पर लगभग कह सकते हैं कि अपने पास ये 9 माइक्रोमीटर के आसपास की वैल्यू है। क्या ये अपने पास यहाँ पर 9 माइक्रोमीटर के आसपास की वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर हमें यहाँ पर 9 माइक्रोमीटर गिवन है, तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर इस तरह से डील करना था, क्लियर, दैट्स ऑल। तो ये मूव करते हैं गाइस फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड इन ए 2 डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स इज इन द ग्राउंड स्टेट, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज अननोन। तो गाइस यहाँ पर जो लेंथ है वो अननोन दे रखी है स्क्वायर बॉक्स की, ओके। बट इट इज सीन दैट द लेंथ दैट द इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4040 नैनोमीटर, ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर वेल, ओके, ठीक है, ठीक है। तो गैस हमें यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला गया, लेंथ ऑफ द स्क्वायर वेल निकालने के लिए बोला गया है। 2D बॉक्स हमें यहाँ पर दे रखा था, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके। तो मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पर क्या ग्राउंड स्टेट है ये वाली, ठीक है, और ये तुम्हारे पास यहाँ पर क्या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। तो अपने पास यहां से इधर जंप किया है ऊपर, ठीक है, ये तुम्हारे पास ग्राउंड लेवल है, यहां से यहां पर उसने जंप किया है। कैसे किया है, यहां पर रेडिएशन आए थे इसके ऊपर, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी एंड एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये ऊपर गया है, ठीक है। अब यहां पर जो रेडिएशन आए थे उनकी वेवलेंथ क्या दे रखी है, देखो वेवलेंथ दे रखी है 4040 नैनोमीटर, ठीक है, क्या दे रखी है 4040 नैनोमीटर। तो ये हमें यहां पर वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है। तो क्या हम इसके कोरस्पॉन्डिंग हम एनर्जी निकाल सकते हैं कि एनर्जी कितनी होगी, है ना। एनर्जी गैस हम कैसे निकाल सकते हैं, hc/λ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। इसको निकाल लेंगे ताकि हमें ये पता चले भाई कि कितनी एनर्जी हमने उसे दी, ठीक है। उसका फायदा क्या है, उसका गैस फायदा ये है कि हमें ये एनर्जी क्या पता चल गया, क्योंकि तब तुमने उसको ये एनर्जी दी तो वो उसने एब्जॉर्ब करके वो ऊपर चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो उतनी एनर्जी मिली होगी तभी तो गया ना, तो हमें यहाँ पर एनर्जी गैप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो E है ये और कुछ नहीं, ये जस्ट हमारे पास यहां पर फर्स्ट एक्साइटेड का, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माइनस में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, और कुछ नहीं है, ठीक है, ये और कुछ नहीं, जस्ट ये वाली एनर्जी है, ओके। तो अब हमारा काम है कि हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी निकालें, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालें कि वो क्या है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमें यहां पर क्या दे रखा था, 2D बॉक्स दे रखा था, 2D बॉक्स। तो 2D बॉक्स के लिए जो एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है गाइस nx² प्लस में ny² एंड साथ में h² पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2m² होता है, इस तरह से,
ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट एच है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इस एच कट को भी एच की फॉर्म में चेंज करवा लेते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है एनर्जी को E इज इक्वल टू nx² प्लस में ny² साथ में h² डिवाइड बाई 8ma², इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि h कट क्या होता है, जस्ट h/2 होता है। तो उस चीज को पुट कराओगे तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह का एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करता हूं, ठीक है, 2D बॉक्स है तुम्हारे पास ये, तो अपने पास nx और ny की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। वो क्या होती है, 1 होती है। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करता हूं तो यहां पर अपने पास क्या होगा, nx और ny की वैल्यू क्या होंगी, 1 होगी। nx इक्वल टू ny इक्वल टू 1, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर EGS की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास यहाँ पर क्या आएगी, ये आएगी 1 + 1 यानी कि 2। तो 2h² डिवाइड बाई 8ma² आएगा इस तरह से, यानी कि वैल्यू आ गई h² डिवाइड बाई 4ma², इस तरह से। ऐसे अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगा मैं यहाँ पर, तो इस केस में जो एनर्जी आएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, तो गैस ये हमारे पास यहाँ पर निकल के आएगी क्या, तब मैं यहाँ पर nx की वैल्यू या फिर n2 की, मतलब nx या फिर ny में से एक की वैल्यू 2 होगी और एक की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो मैं पुट कर रहा हूँ nx की वैल्यू 2 और ny की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, इस तरह से, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5, तो 5h² डिवाइड बाई 8ma², इस तरह से। तो ये अपने पास यहाँ पर बनेगा, ओके। तो इस तरह की यहाँ पर ये चीजें रहने वाली है। अब इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो इस एनर्जी के इक्वल जाने वाला है, ठीक है। तो करो यहाँ पर, तो अपने पास यहाँ पर जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है माइनस में जो तुम्हारे पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, इसको जस्ट hc/λ के इक्वल करना है हमें, इस तरह से। तो इसकी जो वैल्यू आई अपने पास फर्स्ट एक्साइटेड की, वो कितनी है, 5/8 है। 5/8 साथ में h² डिवाइड बाई ma² है, इस तरह से। फिर ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी है, h² डिवाइड बाई 4ma²। नीचे 8 के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो 2h² डिवाइड बाई 8ma² आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। और hc/λ हमारे पास यहाँ पर एज इट इज, ओके। तो गैस यहाँ पर इसको सेपरेट करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 3h² डिवाइड बाई 8ma² आएगा यहाँ पर, एंड साथ में इक्वल टू hc/λ आएगा, इस तरह से। अब एक h को h के साथ यहाँ पर काट देंगे। अब यहाँ से जो a² की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी यहाँ पर 3h, ठीक है, 3h λ, साथ में अपने पास डिवाइड बाई 8mc आ जाएगा, इस तरह से। तो गाइस ये हमारे पास यहाँ पर a² की वैल्यू आएगी। अब जस्ट यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा लो, 3 × 6.6 × 10⁻34 आएगा, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। लैम्डा में गिवन थी 4040 नैनोमीटर, तो 10⁻⁹ साथ में आएगा, एंड डिवाइड बाय 8mc। यहाँ पर हमें सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा 9.1 इंटू में 10⁻31, ठीक है। एंड साथ में अपने पास यहाँ पर आएगी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू में 10⁸ आ जाएगा, इस तरह से। अब जस्ट इसको यहाँ पर क्या करवा लेंगे, सोल्व करा लेंगे। क्या करवा लेंगे इसको, हम यहाँ पे जस्ट सोल्व करा लेंगे। तो इसको तब गाइस मैं सोल्व कराऊंगा यहाँ पर, तो देखो हमारे पास क्या आएगा, 3 × 6.6 है, एंड मल्टीप्लाई बाय 4040 है, एंड डिवाइड बाय हमारे पास यहाँ पर 8 है, डिवाइड बाय 9.1 है, एंड डिवाइड बाय हमारे पास यहाँ पर 3 है। तो कैसे आएगा हमारे पास यहाँ पर 366, इस तरह से क्या आएगा, 366 आएगा, ठीक है। एंड अगर मैं पावर्स को देखूँ यहाँ पर, तो -34 है, उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पर -9 है, फिर अपने पास यहाँ पर 31 भी है, एंड देन वी हैव 8। तो गैस अपने पास यहाँ पर आएगी 10⁻⁻20, इस तरह से, ठीक है। तो ये आई अपने पास यहाँ पर a² की वैल्यू, निकालना है मेरे को a, तो इसका जस्ट अंडर ले लेंगे, तो √366। तो गैस ये अपने पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है 19.131 इंटू में 10⁻⁻20। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1.913 साथ में 10⁻⁻9, यानी कि 1.9131, ठीक है, नैनोमीटर। तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। जो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स से रखा था उसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास ये लेंथ हो जाएगी, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो 1.9 नैनोमीटर, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस तरह से गाइस हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन करना था। एंड गाइस इसी तरह का हमने सेम क्वेश्चन एक जेएनयू में पहले PYQ आया था, वो भी हमने क्लास के अंदर किया था। एंड अगर तुमने सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं तो एक टेस्ट सीरीज के अंदर भी एक इसी तरह का सेम क्वेश्चन था, ठीक है। मेरे को ये तो नहीं पता कि कौन सा टेस्ट में था, लेकिन मेरे को इतना पता कि मैंने टेस्ट बनाए हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन इस तरह का वहां पर डाला हुआ है पहले, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन, ओके। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। एटलीस्ट जिस तरह के क्वेश्चन क्लास में किए जाते हैं वो क्वेश्चन तो हमसे हो जाने चाहिए, ठीक है, ओके। तो मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 25।
अब गाइस ये वाला क्वेश्चन अगेन जैम के सिलेबस के बाहर का है, ये हमारा क्वेश्चन है ना, राइट। देखो इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर किस तरह से डील करना था। A student designed in a new semiconductor with lattice constant A that crystallizes in the face-centered cubic FCC structure. The conduction band minimum of this semiconductor lies at all momentum points equivalent to k vector equal to this one. तो गैस यहाँ पर बोला कि जो कंडक्शन बैंड का जो हमारे पास मिनिमम है, ठीक है, वो हमारे पास कहाँ पर लाई कर रहा है, इन पॉइंट्स के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, राइट। जो ये मिनिमम पॉइंट्स हैं वो हमारे इन पॉइंट्स के ऊपर लाई कर रहा है। के वेक्टर इक्वल टू में दे रखा है 0.500 पाई ए, ठीक है, राइट। तो ये पॉइंट्स दे रखे हैं और यहाँ पर बोला है इक्विवेलेंट टू। अब इक्विवेलेंट टू का गाइस मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर बोला इन्होंने 0.500, ठीक है, और साथ में यहाँ पर पाई बाय ए भी लगा रखा है एज अ यूनिट इसकी, ठीक है। तो इसके जो इक्विवेलेंट पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे कि एक बार 0.50 ले लिया, ठीक है, पाई बाय, फिर एक पॉइंट आ गया हमारे पास 0.5 पाई बाय, इस तरह से, ठीक है। फिर ऐसे ही नेगेटिव साइन के साथ भी कि एक ले लिया -0.500 पाई बाय ए, ठीक है, एक ले लिया फिर तुमने 0 पाई बाय ए, ठीक है, और ऐसे ही एक ले लिया तुमने 0.5 पाई बाय। तो गाइस ये हमारे पास यहाँ पर 6 पॉइंट्स है, ठीक है, इसी के इक्विवेलेंट। जो हमारे पास यहाँ पर ये मिनिमम बोल रखा था, बैंड मिनिमम, ठीक है, जो ये पॉइंट दे रखे थे, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मोमेंटम की वैल्यू डिफाइन कर रखी थी, इन पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर हमारे पास ये मिनिमा हमें मिल रहा होगा। तो ये वो 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये जो मोमेंटम गाइस ये पॉइंट्स हैं, ऑफ कोर्स ये तुम्हारे पास कहां पर लाया करेंगे, रेसिप्रोकल, क्योंकि रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर ही हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम स्पेस होता है, ठीक है। तो जस्ट ये पॉइंट्स हैं तुम्हारे रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर, जहां पर तुम्हारे पास क्या करा होगा, कंडक्शन बैंड का तुम्हारे पास मिनिमा आ रहा होगा, ओके, ठीक है। तो ये तुम्हें दे रखा। अब यहां पर क्या बोल रहा है तुम्हें कि तुम्हारे पास यहां पर एफसीसी है, राइट, और उसकी तुम्हें फर्स्ट ब्रिलियंट जोन बनानी है, ठीक है। फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के अंदर इनमें से कितने पॉइंट्स तुम्हारे प्रेजेंट होंगे तुम्हें ये बताना है। तो अगर देखा जाए ब्रिलियंट जोन का मैंने मोटा मोटा तुम्हें बता रखा ऑलरेडी कि ब्रिलियंट जोन हमारे पास क्या होती है, राइट, करवाया तो है ना भाई ब्रिलियंट जोन मैंने, राइट। मैंने कहा था कि जैम के सिलेबस के अंदर ब्रिलियंट जोन नहीं होती है, टीएफआर जिसके अंदर तो आएगी, तो आ गया क्वेश्चन, ठीक है। इसी वजह से एक्स्ट्रा टॉपिक कवर करने का फायदा होता है, ठीक है। लेकिन अब तुम ये कहोगे कि बैंड पॉइंट्स तो आपने नहीं बताया कि क्या होता है, हाँ वो मैंने नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि देखो ये पूरी कंप्लीट एक बैंड थ्योरी होती है, ठीक है, जो तुम जाकर के अपनी एमएससी में कवर करोगे। तो वो तुम्हारा बीएससी का पार्ट नहीं था, लेकिन क्या करें, अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है तो करना तो पड़ेगा, राइट। और ये ज्यादा डिफिकल्ट साइड के ऊपर क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन तो सिंपल था, ठीक है, ज्यादा टिपिकल साइड के ऊपर नहीं बना रखा है क्वेश्चन ये। तो देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, ये 6 पॉइंट्स है हमारे पास यहाँ पर। अब इनमें से बताना है कि कितने हमारे फर्स्ट विलन जोन के अंदर लाई करेंगे। अब तुम्हारे पास विलन जोन क्या होती थी, ये और कुछ नहीं, जस्ट तुम्हारे पास विग्नर जाइट सेल ही होता था इन द रेसिप्रोकल स्पेस, है ना। हमने सिंपल 2D केस के अंदर विलन जोन बनाई भी थी क्लास के अंदर कि किस तरह से विलन जोन बनाई जाती है, राइट। वो रंगोली टाइप का पैटर्न नहीं बना था, राइट। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ जस्ट, ओके। तो अब देखो गैस, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ किस चीज की, एफसीसी की, ठीक है। तो एफसीसी केस में गैस हमारे पास इस तरह की होती है फर्स्ट विलन जोन। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो कि तब अगर हमारे पास एफसीसी क्रिस्टल है क्या हमारे पास एफसीसी क्रिस्टल है, तो हमारे पास रेसिप्रोकल स्पेस में जाने के बाद वो क्या बन जाता है, बीसीसी बन जाता है। तो एफसीसी जो है हमारे पास वो क्या बन जाता है, बीसीसी बन जाता है इन द रेसिप्रोकल स्पेस। तो ये रेसिप्रोकल स्पेस की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जो अब ये लैटिस है ये रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर है और ये बीसीसी बन गया, क्योंकि एफसीसी रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर बीसीसी बन जाता है। एफसीसी क्या बन जाता है, बीसीसी बन जाता है। ये चीज हमने की है, राइट। मैंने डायग्राम भी बना के दिखाया था, फिर उसके प्रिमिटिव वेक्टर्स भी हमने देखे थे, प्रिमिटिव सेल की वॉल्यूम भी हमने कैलकुलेट की थी कि क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर रखे हैं जैम के कोर्स के अंदर ही, है ना, और नेट गेट के कोर्स के अंदर तो है ही, राइट। ओके नाइस। तो आई होप कि यहाँ पर ये जो चीजें हैं सभी को अच्छे से समझ में आई होंगी, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं रही होगी। उसके बाद अगर मैं आगे की बात करता हूं यहाँ पर, तो बीसीसी के केस में भी हमें क्या करना है, विग्नर जाइट सेल बनाना है। जस्ट रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर जो विग्नर जाइट सेल होता है वही हमारे पास क्या होता है, वही हमारे पास होती है बर्लन जोन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर विग्नर जाइट सेल बना दिया है उसी का, तो ये हमारे पास क्या है, बर्लन जोन है। अब हमें बस ये बताना है कि जो ये 6 पॉइंट्स हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखे, इनमें से कौन कौन सा पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है, जस्ट हमें यहाँ पर इतना बताना है एंड दैट्स इट, इतना ही काम है, राइट।
अब उसके लिए गाइस हमें क्या समझना पड़ेगा कि इसके हमारे पास यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है, मतलब कितनी साइड्स की हमारे पास लेंथ है और कौन सा पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है। तो देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पर पॉइंटिंग करता हूं। अगर गाइस हमारे पास एफसीसी की जो एज लेंथ है वो ए होती है, तो रेसिप्रोकल स्पेस में तो हम जाते हैं बीसीसी में, तो अपने पास वहां पर 2 पाई बाय ए होती है उसकी लेंथ। ये चीज हमने देखी है कि अगर एफसीसी में ए है तो बीसीसी में जाने के बाद उसकी जो एज लेंथ हो जाएगी वो 2 पाई बाय ए हो जाएगी, राइट। तो यहां से लेकर यहां तक का 2 पाई बाय ए है, ठीक है। एंड ओरिजिन लेट्स से कि हमारे पास बिल्कुल सेंटर पॉइंट में लाई कर रहा है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा अपने पास ये क्या होगा, पाई बाय ए एंड पाई बाय ए, इस तरह से होगा अपने पास, ये है ना, क्लियर। तो इस तरह से अपने पास यहां पर होगा कि तीनों पाई बाय ए हमारे पास यहां पर आ रहे होंगे। तो अब चीज समझो कि अगर ये तुम्हारे पास यहां पर ओरिजिन है, ये लेंथ तुम्हारे पास यहां पर 2 पाई बाय ए है, ये वाली लेंथ जो है तुम्हारे पास क्या है 2 पाई बाय ए। तो अगर तुम इसके ओरिजिन से ऊपर तक की हाइट लोगे, ये वाली हाइट लोगे, तो यहां पर तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा पाई बाय ए पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही यहां पर तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में ये पाई बाय, ऐसे ही यहां पर भी तुम्हें पाई बाय। गाइस ये जो तुम्हें यहां पर ये स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं ना, जो स्क्वायर बनेंगे, ये स्क्वायर तुम्हारे पास एक प्लेन के ऊपर लाई करेंगे, बाहर वाले सरफेस के ऊपर। कहां पर लाई करेंगे, तुम्हारे पास ये सरफेस के ऊपर लाई करेंगे। जैसे जो तुम्हारे पास ये वाला स्क्वायर है, ये वाला जो तुम्हारे पास यहाँ पर स्क्वायर है, जो इस क्रिस्टल जो तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो तुम्हें क्यूब दिखाई दे रहा है, जो क्यूब का जो फ्रंट फेस है, ये वाला स्क्वायर उसी फेस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही जो ये वाला अपने पास यहाँ पर स्क्वायर है, ये ऊपर वाले फेस के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये जो स्क्वायर वाला पोर्शन बनता है, ये हमारे पास सरफेस के ऊपर लाई करते हैं। कहां पर लाई करते हैं, ये सरफेस के ऊपर लाई करते हैं ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, राइट। तो ये हमारे सरफेस के ऊपर लाई करते हैं, ओके। तो यहां पर ये पाई बाय ए डिस्टेंस के ऊपर है। ऐसे ये ओरिजिन से ये वाला भी हमारे पास क्या होगा, पाई बाय ए डिस्टेंस के ऊपर होगा। ऐसे ये वाला भी जो हमारे पास है पाई बाय ए डिस्टेंस के ऊपर ही होगा। कहां पर होगा, ये पाई बाय ए डिस्टेंस के ऊपर ही होगा। अब ये वाली फिगर जो मैं बताना चाह रहा हूं उसके लिए थोड़ी समझनी मुश्किल है, तो इसी वजह से मैं इस फिगर से मैं इस फिगर के ऊपर शिफ्ट हो रहा हूं, ठीक है। बड़ी मुश्किल से गाइस ये मैंने इंटरनेट से इमेजेस ढूंढी है क्वेश्चन को तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह का हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पर मैं तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से बता पाऊंगा इधर। तो इधर आओ, देखो थोड़ा सा अपने पास यहाँ पर ये ओरिजिन है। तो ये जो मैं भी कह रहा था तुम्हें, जो हमारे पास ये स्क्वायर वाले फेसेस बनेंगे विग्नरसाइड सेल के अंदर, तो ये वाला जो सरफेस है तुम्हारे टॉप सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो सरफेस है तुम्हारे पास इस वाले सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, ये वाला सरफेस तुम्हारा इस सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। ये वाला जो स्क्वायर है ये तुम्हारे पास इस वाले सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले ऊपर वाला सरफेस देखो, एक नीचे वाला सरफेस देखो। अगर तुम ऊपर वाले सरफेस के ऊपर देखो तो यहां पर जब तुम गए, ये इस पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर यहां तक का, ये होगा तुम्हारे पास यहां पर पाई बाय ए। ऐसे ही अगर तुम नीचे वाले सरफेस का देखोगे तो वो भी पाई बाय ए होगा। क्या होगा, पाई बाय। अब एक चीज देखो, जो तुम्हारे पास यहाँ पर कंडक्शन मिनिमा वाले जो पॉइंट दे रखे थे वो कहां पर दे रखे थे, क्या वो पाई बाय 2a के ऊपर थे, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर दे रखा है 0.500 पाई बाय। तो ये है तुम्हारे पास यहाँ पर पाई बाय 2a 00, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो पाई बाय 2a है वो इधर लाया करेगा, ऐसे ही नेगेटिव वाला इधर लाया करेगा। तो यानी कि ये जो तुम्हें शेप दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो तुम्हें बिगिनर साइड सेल तुम्हें यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, जो तुम्हें ब्रिलियंट जोन यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाले पॉइंट्स उसके अंदर लाया कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जेड डायरेक्शन में लाया कर रहे हैं, इसी तरह से ये तुम्हारे एक्स और वाई में भी करेंगे। जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारे पास यहां से यहां तक का तुम्हारे पास ये पाई बाय 8 डिस्टेंस होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो पाई बाय 2a डिस्टेंस है वो इधर लाया करेगा। तो ये जो तुम्हारे पास यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या करेंगे, इस ब्रिलियंट जोन के अंदर लाया करेंगे। ये 6 के 6 जो तुम्हारे पास यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ये 6 के 6 पॉइंट्स सारे के सारे तुम्हारे ब्रिलियंट जोन के अंदर ही लाया करेंगे। ये रही तुम्हारे पास वो फिगर, ये है वो तुम्हारे पास पॉइंट जहां पर तुम्हें मिनिमा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास ये जो आउटर पॉइंट, मतलब जो ये तुम्हारे पास ब्रिलियंट जोन की जो बाउंड्री है ना, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, उसका जो इंटरसेप्ट आ रहा है तुम्हारे पास, मतलब कि जो तुम्हारी एक्सिस है और जो तुम्हारे पास ये बाउंड्री है जो कि तुम्हारे पास स्क्वायर से आ रही है, ये वाला तुम्हें मिल रहा है पाई बाय 1 के ऊपर, ठीक है। और जो तुम्हारे पास यहाँ पर कंडक्शन मिनिमा वाले जो पॉइंट्स थे वो तुम्हें मिल रहे हैं पाई/2a के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो उससे पहले आ जा रहा है हर डायरेक्शन में। जैसे ये वाला पाई/a था, ये पाई/2a। ऐसे ही अपने पास ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्या था, पाई/a था, और ये वाला आ गया पाई/2a। ऐसे ये वाला पाई/a था, सॉरी ये बाहर वाला अपने पास यहाँ पर पाई/a था, ये पाई/2a आ गया।
तो ये सारे के सारे पॉइंट्स उससे पहले ही आ जा रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है, 6 के 6 पॉइंट्स हमारे इनसाइड होंगे एंड इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो तुम्हारा आईटी जैम लेवल का क्वेश्चन नहीं था, ये तुम्हारा एमएससी लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब एमएससी तो तुम लोगों ने की नहीं है, जो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए देने गए थे एग्जाम, तो पीएचडी के लिए देने गए थे उनके लिए तो हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन जो इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले थे उनसे वाला क्वेश्चन नहीं हुआ होगा किसी से भी। अगर मैं बात करूं, टोटल तुम्हारे 3 क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे जैम के सिलेबस से बाहर थे सेक्शन ए के अंदर। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 3 क्वेश्चन? एक तो ये वाला क्वेश्चन गया तुम्हारा, और एक अभी हमने जो न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन किया, दूसरा तुम्हारा वो क्वेश्चन गया, और तीसरा जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास वो कौन सा था? तीसरा क्वेश्चन गाइस मैंने कराया था, आई गेस सेकंड लेक्चर में था, मेरे को याद नहीं आ रहा एक्जैक्टली कि वो कौन सा था, लेकिन तुम्हारे 3 क्वेश्चन गए हैं। ठीक है, मैं एक बार देख लूं पेपर, अभी मेरे को याद आ जाएगा, मैं मोबाइल में मेरे पेपर है, मैं अभी देख लेता हूँ। तुम्हारे जस्ट 3 क्वेश्चन है जो जैम के सिलेबस के अंदर तुम्हारे पास सेक्शन ए के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, मैं जस्ट स्क्रॉल करता हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें। हाँ, ये रहा तुम्हारे पास वो क्वेश्चन। तो गाइस जो एक क्वांटम मैकेनिक्स का तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं किया था हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर हमने क्या किया था, हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया था कि हमारे पास क्या एल की वैल्यू, साथ में एलजेड हमने कैलकुलेट किया था, साथ में एल स्क्वायर कैलकुलेट किया था। ठीक है, ये तुम्हारे पास A9 क्वेश्चन था, ये तुम्हारा आउट ऑफ द बॉक्स था आईटी जेम सिलेबस के। फिर तुम्हारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था वो न्यूक्लियर फिजिक्स का, जो हमने आज ही किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 जो था तुम्हारे पास A22। ठीक है, और फिर तीसरा क्वेश्चन जो अभी हमने किया कंडेंस मैटर फिजिक्स का A25। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है तुम्हारे पास जो जैम के सिलेबस के तुम्हारे पास बाहर थे। इसके अलावा सारे क्वेश्चन जो है सेक्शन ए के, वो तुम्हारे पास जैम के सिलेबस के अंदर से ही थे। ठीक है, तो इस सेशन का सिर्फ इतना रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट बी के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर, एंटिल देन बाय।